हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? यानी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा इसे हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 61 में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 63 में किया गया है। और किस आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा? तो आर्टिकल 64 में कहा गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। और वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति है? तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2026 तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह किया गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। यानी वो कितनी बार भी चुने जा सकते हैं। हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये उच्च सदन है। और ये कैसा सदन है? तो ये अस्थाई सदन है। कैसा है? अस्थाई सदन है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? पहले जान लेते हैं आर्टिकल 249 में क्या है। तो आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां, किसमें? आर्टिकल 249 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। किसके लिए? आर्टिकल 249 के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सिर्फ लोकसभा में कौन सा हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव, और कौन सा? स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। आर्टिकल 56 की बात कर रहा है तो ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी पदावधि के संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल से। अच्छा, राष्ट्रपति का पद जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है। और उसके बाद आर्टिकल 54 में क्या है? तो निर्वाचक मंडल है। क्या है? निर्वाचक मंडल है। आर्टिकल 55 में क्या है? तो निर्वाचक रीति है। पदावधि किसमें है? तो आर्टिकल 56 पदावधि दे। पात्रता किसमें है? तो राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 57 में है। और शपथ किसमें है? तो आर्टिकल 60 में शपथ, ध्यान रखिएगा। और 61 में क्या है? महाभियोग है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कुल सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा की, तो 250 है, और जिसमें 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तो 245 सदस्य हैं राज्यसभा में वर्तमान में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 110 में से परिभाषित किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक होता है, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और धन विधेयक को पहले किसमें प्रस्तुत किया जाता है, तो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? साइबर कानून किस में आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट सूची में आते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस पर ये जो सूचियां हैं ये किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है। ध्यान रखिए किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, राज्यसभा से संबंधित कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ है। ठीक है, शपथ जो है किसवीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। पांचवी में क्या है, तो इसमें एसटी के प्रशासन संबंधी उल्लेख है, किसमें, 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या है, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन संबंधी उल्लेख है इसमें, किसमें, छठी अनुसूची में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, कब किया था, 1986 में किया था। ठीक है, और पॉकेट बीटो होता क्या है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख लेता है। ठीक है, अपने पास रख लेता है और उस पर ना तो सहमति देता है ना तो असहमति देता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे पॉकेट बीटो कहा जाता है। और ज्ञानी जैल सिंह ने इसको प्रयोग किया था डाक संशोधन विधेयक में। अगला प्रश्न है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? यानी कोरम के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। वैसे राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा अस्थायी सदस्य, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन सदस्य पूछा जाए तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में डैश सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर नामित किया जाता है। कितने सदस्य का, तो 12 सदस्य का किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों, आपने 1 अक्टूबर का पेपर देखा होगा, काफी सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 124 में। दोस्तों, आप लोग पेपर लीक से परेशान मत होइए, अपनी तैयारी जारी रखिए। परेशान होने वाली बात तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट की क्या कहते हैं नाकामी है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से जारी रखिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है, तो आप बता चुका हूं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अला लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदन के सदस्यों की कुल 1/10 होना चाहिए। पीछा चुका प्रश्न, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो किसे प्रदान करता है, तो आर्टिकल 123 के तहत तो राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल ध्यान रखिएगा 123। और यहीं अगर हम राज्यपाल की बात करें किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 213 के तहत क्या जारी करता है, तो अध्यादेश जारी करता है।
अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार होता है। देखिए डायरेक्ट प्रश्न यही है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग 280। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग जो है कैसी संस्था है? तो ये परामर्श दात्री है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, यानी लोकसभा की सीट पूछ रहा है, तो कितना है बिहार की? तो 40। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। और राज्यसभा की कितनी सीट है बिहार में? तो 16 सीट है राज्यसभा की। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई है? यानी भारतीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर के वाले में एक प्रश्न बना था कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, सुकुमार सेन। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए 25 जनवरी क्या मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से जारी रखिए। ठीक है, निराश मत होइए बिल्कुल भी। आप कंटिन्यू अपना परीक्षा जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? महान्यायवादी की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। अगला है, किसी राज्य में पंचायत चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला भारत का संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है जो इसका मतलब, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरराज्यीय परिषद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? यानी संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो किसको? राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाते हैं कितने घंटे बाद? पूर्व। ऑप्शन बी, मतदान प्रारंभ होकर 48 घंटे पूर्व जो है क्या होते हैं? प्रचार बंद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? वित्तीय समिति कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। यानी ऑप्शन इसका करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी। ए बी सी किसमें है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति होती है। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोक विधेयक कब रखा गया था? लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में रखा गया था और यह पारित नहीं हुआ था। पारित कब हुआ? 2014 में। अला राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है, एक ऐसी संस्था है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 57। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 76 में। राज्य की बात करते हैं तो राज्य में कौन सा होता है? महाधिवक्ता होता है। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथानम समिति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीबीसी, यानी सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। वर्तमान में कौन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में सीबीसी है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है? यहां राज्य की आकस्मिक निधि की बात की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है तो देखिए, यानी CAG की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख? आर्टिकल 148 में किसका उल्लेख है? महालेखा नियंत्रक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चुनाव संबंधी प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 339 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था, यानी संविधान में जिसका उल्लेख नहीं, कौन सा है? तो योजना आयोग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। देखिए 18 वर्ष, पहले कितनी वर्ष थी? पहले 21 वर्ष थी, और 21 वर्ष से 18 वर्ष की संविधान संशोधन के तहत किया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या किया गया? 18 वर्ष कर दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989। अगला है, भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली तथा पांडुचेरी। देखिए समझते हैं, राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है। देखिए पहले कौन कौन शामिल होते थे? पहले राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य क्या होते थे? शामिल होते, सिर्फ निर्वाचित। और उसके बाद 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधानसभा है वहां के सदस्य भी शामिल होने लगे। निर्वाचित, ध्यान रखिए, दो सब में निर्वाचित होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली तथा पांडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं किसके सलाहकार होते हैं? तो भारत सरकार के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? तो सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जा सकता है। अगला है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार की बात कर रहा है यहाँ पे, तो राज्य सरकार कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल, जिसे आप महाधिवक्ता कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, राज्य सरकार। आइए भारत सरकार की बात करें तो महान्यायवादी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवा की बात कर रहा है, किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 312 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 226। ठीक है, उच्च किस आर्टिकल? 226। अगर यही सुप्रीम कोर्ट होता है तो आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची की बात कर रहा है तो कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीली क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फौजदारी मामलों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, न्याय सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैन्य मामलों में अपील। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किसमें कहा गया था? तो बेरूवारी यूनियनवाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बेरूवाद केस में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है? हिस्सा नहीं है। और ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और संविधान को प्रस्तावना का हिस्सा, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा कब माना गया था? तो केशवानंद भारती केस में। ठीक है, 1973 में। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को असंवैधानिक क्या करता है? अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत की पुष्टि किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनका गांधी केस में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 143 क्या है? उच्चतम न्यायालय क्या करता है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 में
कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। ठीक है, और ये किसमें है? तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उम्र सीमा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है यानी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? आ गया प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम यानी रिपोर्ट के द्वारा की गई? किसके द्वारा? तो भारत सरकार 1935 के द्वारा क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान में के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मूल ढांचे का सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया? इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 343 में। अला जापान की संसद कहलाती है? तो डायट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी? तो देवनागरी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 343 ए की बात कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? आपातकालन काल के समय कौन सा क्या करते हैं मूल अधिकार निलंबित नहीं हो सकता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति आपातकाल घोषित होता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, देखिए होता देखिए 3 प्रकार के हैं आपातकाल, आप समझ लीजिए। पहला कौन सा है? तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 के तहत कौन सा? राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 के तहत कौन सा? तो वित्तीय आपातकाल। इसमें कौन किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रपति शासन। किसके तहत? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 356 के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 माह। ये संकट काल जो बात कर रहा है ना, ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है। ठीक है, जो 352 के तहत लागू होता है 1 माह के अंदर। अगर यही राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन, तो 2 माह हो जाता है। और वित्तीय आपातकाल तब भी 2 माह के लिए क्या होता है? 2 माह के अंतर जो है अनुमोदन करना होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अला आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो किससे? तो ये संसद के द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना, प्रत्येक कितने माह के बाद? तो 6 माह के बाद। ठीक है, आप सुधार रखिएगा। 6 माह के बाद क्या होता है? संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? बता चुका हूं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 और 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। देखिए पहले क्या था? मूल संविधान में क्या था? आंतरिक गड़बड़ी थी। अब उसके संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह इसका नाम बदल के कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 1978, आप ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, पहले क्या था? आंतरिक गड़बड़ी, और वर्तमान में अब क्या है? तो सशस्त्र विद्रोह की। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिया गया है?
आपात बंद कहां से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अला भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। और हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये 3 बार लगाया जा चुका है, 1962, 1971, 1975 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राष्ट्रपति आपातकाल की बात कर रहा है, आपातकाल यानी 352 की बात हो रही है यहाँ पे। तो किसके द्वारा? तो सॉरी, यहाँ पे सभी राष्ट्र बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी नहीं, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये भी सही है। तो और इसका हो जाएगा वित्तीय संकट, यानी तीनों की बात हो रहा है यहाँ पे, तीनों आपातकाल की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, दूसरा नहीं होगा, आंतरिक गड़बड़ी की जगह क्या होगा? तो सशस्त्र विद्रोह होगा आंतरिक गड़बड़ी की जगह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये किससे है? तो ये संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368। अला भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया? अनुसूची 6 में किसको शामिल किया गया है? तो इसमें एटीएम, ध्यान रखिएगा, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 से संबंधित है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? तो किसे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है किसमें? 8वीं अनुसूची में। तो अवधि का नहीं किया गया है। ठीक है, अवधि का उल्लेख नहीं है। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। मूल संविधान पूछा जाए तो 14 भाषाएं मूल संविधान थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, निम्न में से उनमें से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, वन एवं स्थानीय सरकार नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार अधिनियम किसमें है? तो ये अनुसूची 9 में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? देखिए, 2003 में कौन सा भाषा जोड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाली भाषा, जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई 2003 में? तो बोडो जोड़ी गई थी, डोंगरी और मैथिली और संथाली, 4 भाषा जोड़ी गई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में? समवर्ती सूची में कौन सा है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, इसमें समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? राज्य जो है वन पहले राज्य सूची में थे, अब किस में है? तो समवर्ती सूची में। किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह किया गया है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसमें कानून बना सकती है। अगला है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी, समवर्ती नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची के अंतर्गत आता है क्या? भूमि सुधार। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में इसको भी किया गया, शिक्षा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? आप सभी को पता है 22 भाषाएं शामिल है। अगला प्रश्न है, सही कूट का चुनाव कीजिए। देखिए, संविधान संशोधन दिया है, प्रावधान दिया है। 101 संविधान संशोधन किससे जुड़ा था? तो 101वां संविधान जो है जीएसटी से जुड़ा था। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 102 किससे जुड़ा था? पिछड़ा वर्ग से जुड़ा था। 103 किससे जुड़ा? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण। और 104 जुड़ा है लोकसभा में
आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान दिया है, कहां से लिया गया, स्रोत दिया है। मौलिक अधिकार कहां से लिया है, आप सभी को पता है, अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, तो ये आयरिश यानी आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय कहां से, ब्रिटेन से। केंद्र और राज्य संबंध कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद के अधिकार और विशेषाधिकार उनकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। डैश संसद के अधिकार और विशेषाधिकार उनकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीकर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही पूछ रहा है, देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य है। ठीक है, वो एक तरह से कानून नहीं होता है। और किस आर्टिकल के तहत जारी करता है राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अला प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ, प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। अब पहले लोकसभा, सॉरी हाँ ठीक है, कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1952 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे आप डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संसद भवन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती, तो 15% से नहीं अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।